हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। चलिए अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपना केस सिनेरियो नंबर 6 विच इज ऑफ मिस्टर अशोक प्रोप्राइटर। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना करते हैं फटाफट से स्टार्ट। क्या कह रहा है ये? मिस्टर अशोक प्रोप्राइटर ऑफ मेसर्स ऑफिस लिंक एंटरप्राइजेज, मतलब एक ये एंटरप्राइजेज है जिसके अंदर मिस्टर अशोक क्या हैं? प्रोप्राइटर हैं, जो कि एंगेज हैं किस काम में? ऑफिस स्टेशनरी आइटम्स वो सेल करते हैं। उनका सेल परचेज का ऑफिस स्टेशनरी आइटम का काम है। क्या हमने पढ़ा? मिस्टर अशोक जो प्रोप्राइटर हैं वो ऑफिस स्टेशनरी की आइटम में डील करते हैं। कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता में वो रहते हैं। जिस स्टोर में वो काम करते हैं उन्होंने कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से क्या किया हुआ है? वो स्टोर रेंट पे लिया हुआ है। सिंपल सी बात हमने पढ़ी। मिस्टर अशोक प्रोप्राइटर हैं, कलकत्ता में ऑफिस स्टेशनरी का काम कर रहे हैं एंड उन्होंने जिस स्टोर में काम कर रहे हैं वो स्टोर उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ कोलकाता से रेंट पर लिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उनकी टर्नओवर कितनी थी? 14 लाख थी। मतलब अभी तक जो है जो एग्रीगेट टर्नओवर है, जो बेसिक लिमिट है उससे क्रॉस नहीं हुई है। मिस्टर अशोक सप्लाइज द गुड्स विद इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ओनली। सिंपल सी बात उन्होंने क्या बोली? ये क्या करते हैं, जो अपनी गुड्स की सप्लाई है वो सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही करते हैं, लेकिन जो परचेजेस हैं वो मोस्टली इनकी दिल्ली और मुंबई से हो रही हैं। क्या बताया गया? उनकी जो प्रीवियस ईयर की टर्नओवर है वो 14 लाख है एंड जो ये सेल करते हैं वो वेस्ट बंगाल में ही करते हैं, बट जो परचेज कर रहे हैं वो दिल्ली एंड मुंबई से कर रहे हैं। He owns a duplex house in the new town कोलकाता। कोलकाता में उनका एक डुप्लेक्स हाउस है जिसके अंदर ग्राउंड फ्लोर में वो खुद रहते हैं एंड फर्स्ट फ्लोर को उन्होंने लेट आउट किया हुआ है। फर्स्ट फ्लोर को लेट आउट किसके लिए किया हुआ है? रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट किया हुआ है। ये हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जो लेट आउट वाली इनकम है दैट इज द एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, बट ऑफिस पर्पस के लिए जो लेट आउट वाली इनकम है वो चार्जेबल टू जीएसटी है। रेंट कौन दे रहा है? रेंट उसका बैंक दे रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है रेंट कौन दे रहा है। पर्पस क्या है उसका? पर्पस है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लेना। पर्पस क्या है? रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लेना। इसलिए सिंपल सी बात क्या हुई? रेजिडेंशियल पर्पस के लिए तो जो भी रेंट आ रहा है वो क्या हो गया? वो फर्स्ट फ्लोर का रेंट जो है वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है। उसके बाद ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर ही अप्लाइड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑन वॉलंटरी बेसिस। वॉलंटरी बेसिस पे उन्होंने 2 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और रजिस्ट्रेशन 9 अप्रैल को उनका आ गया। अब मैं एक डिफरेंशिएट क्रिएट कराना चाहती हूँ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गड़बड़ करते हैं। हम जनरली रजिस्ट्रेशन के केस में सिर्फ वो पॉइंट याद रखते हैं, विद इन 30 डेज करा तो वो कब से अप्लाई, वो कब से एलिजिबल होगा, कब से वो लायबल होगा, ऑन द डेट ही इज लायबल। ये एलिजिबल वाला केस नहीं है, ये वॉलंटरी अप्लाई किया है तो जो भी इफेक्टिव डेट होगी वो क्या होगी? जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ। इफेक्टिव डेट इसमें क्या होती है? जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ। वो डेट जिस दिन वो लायबल था वो नहीं देखना, क्योंकि वो कब आता है? जब आपको कंपल्सरी लायबल होने की वजह से लेना पड़ रहा है एंड आपने विद इन 30 डेज में अप्लाई कर दिया है, वो केस है। वॉलंटरी के केसेस में कौन सी डेट हमारी इफेक्टिव मानी जाएगी? जिस दिन पे आपको रजिस्ट्रेशन का ग्रांट हो गया। द डिटेल्स ऑफ ए स्टॉक ऑप्शन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर इज एज अंडर। सिंपल सी बात है, आपने रजिस्ट्रेशन लिया तो आपको स्टॉक की कुछ डिटेल गिवन है। क्या क्या डिटेल गिवन है? 2 अप्रैल तक, 2 अप्रैल को जो हमारा 2 अप्रैल क्यों दिया हुआ है? क्योंकि इस दिन मैंने अप्लाई किया और ये दिन मुझे रजिस्ट्रेशन मिला, उससे एक दिन पहले की बात हो रही है। ऑफिस स्टेशनरी आइटम्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर। रजिस्टर्ड डीलर से कितनी आइटम्स परचेज करी? इतनी हमारे पास पड़ी हुई थी। बुक्स, पीरियोडिकल्स वगैरह इतने पड़े हुए थे। उसके बाद उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शंस बताई हैं पूरे साल की। क्या ट्रांजैक्शंस है? 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक क्यों बताया है? क्योंकि 9 अप्रैल से हमें रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है, तो 9 अप्रैल से हम देखेंगे क्यों? क्योंकि हमारी डेट ऑफ इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगी? 9 अप्रैल हो जाएगी। उसके बाद देखो क्या क्या बता रहा है, साथ साथ हम देखते चलेंगे। इनवर्ट सप्लाई है या आउटवर्ड सप्लाई है, हम सब देखते चलेंगे। चलो, सेल ऑफ एन ऑफिस स्टेशनरी आइटम्स। इन्होंने ऑफिस की स्टेशनरी बेची है, इंट्रा स्टेट सेल करी है। किसको करी है? रजिस्टर्ड पर्सन को करी है। हमारे लिए पहले वाला काम का नहीं है, क्योंकि वॉलंटरी के केस में, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के केस में इफेक्टिव डेट कब होती है? जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिला। तो 9 अप्रैल से हमारे लिए इफेक्टिव डेट हो जाएगी। तो 84 लाख का इन्होंने सेल किया 9 से लेके 31 मार्च तक। फिर ऑफिस स्टेशनरी आइटम जिन्होंने इंट्रा स्टेट बेची अनरजिस्टर्ड को, 14 लाख की इन्होंने अनरजिस्टर्ड को बेची। सिंपल सी बात है, रजिस्टर्ड को बेची है 84 लाख की, बट अनरजिस्टर्ड को सेल करी है 14 लाख की। तो टोटल इन्होंने इफेक्टिव सेल कितनी कर ली होगी? 98 लाख की, जो कि लाइबल टू जीएसटी होगा अंडर द जीएसटी एक्ट। जो लाइबल टू जीएसटी होगा अंडर द जीएसटी एक्ट कितना हो गया? 98 लाख।
फिर आ जाओ, लीगल फीस पेड टू एडवोकेट, एडवोकेट को कितनी लीगल फीस पे की है, 0.10 lakhs। अब सिंपल सी बात, मैं आपको एक चीज और कंसेप्ट बताती हूँ, ध्यान रखना, लीगल जब हम एडवोकेट को कुछ पे करते हैं तो वो आरसीएम में तब चार्ज होता है जब आपकी प्रीसीडिंग ईयर की टर्नओवर एक्सीड कर रही है बेसिक लिमिट से, एक्सीड कर रही है बेसिक लिमिट से, एक्सीड कर रही है, तब वो यूज होता है। यहाँ पे भले ही उसका रजिस्ट्रेशन है बट स्टिल वो आरसीएम में टैक्स नहीं होगा, स्टिल वो आरसीएम में टैक्स नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि प्रीसीडिंग ईयर की टर्नओवर वो जो बेसिक लिमिट्स हैं 20 लाख 40 लाख वाली 10 लाख वाली, उससे एक्सीड नहीं कर रही है। रजिस्ट्रेशन लिया इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हम लिमिट चेक करते हैं, ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर आ जाओ, परचेज किए हैं स्टेशनरी आइटम्स, इंट्रा स्टेट परचेज करी हैं, इतने की 1 अप्रैल से 8 अप्रैल एंड 74 lakhs की, 9 से लेके 9th ऑनवर्ड हमने 70 lakhs की 74 की परचेज की है। फिर ऑफिस का फर्नीचर परचेज करा है अनरजिस्टर्ड डीलर से 1 लाख का। परचेज ऑफ स्टेशनरी आइटम्स, स्टेशनरी आइटम्स हमने क्या कहा था, दिल्ली और मुंबई से भी खरीद रहे हैं, तो दिल्ली से इन्होंने कितनी ली है, 18 लाख की, और उन 8 दिनों में ली है 1 लाख की। फिर आता है लीज रेंट ऑफ द स्टेशनरी स्टोर पेड, जो भी स्टेशनरी स्टोर का रेंट पे किया है वो आरसीएम में टैक्स होता है, वो आरसीएम में टैक्स होता है। क्यों? क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा गवर्नमेंट से, जब आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हो एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी आप गवर्नमेंट से रेंट पे ले रहे हो एंड यू आर लाइक रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो आपको वो आरसीएम में उस पर टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड टू मैसेज गति ट्रांसपोर्टर्स, गति ट्रांसपोर्टर को ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए हैं, ही इज नॉट पेबल अंडर 12%। ये क्यों बताया गया है? अगर लिखा होता है यहाँ पे 12% में वो लायबल है तो ट्रांसपोर्टर पे करता, अब वो 12% के लिए लायबल नहीं है, आरसीएम में टैक्स जाएगा, आरसीएम में टैक्स जाएगा मतलब हम इसको आरसीएम में देने के लिए लायबल हैं, हम इसको आरसीएम में देने के लिए यहाँ पर हम पे करने के लिए लायबल हैं इन द आरसीएम। फिर उसने बताया इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स फ्रॉम आर बीबीआई बैंक, बीबीआई बैंक से आपने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, बिल्कुल। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये भी है। उसके बाद रेंट रिसीव्ड फ्रॉम आईडीआईसीआई बैंक फ्रॉम इट्स एम्प्लॉय, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या है, एग्जाम्प्ट है। क्यों? क्योंकि अगर पर्पस है रेजिडेंशियल तो जो भी इनकम आएगी आपकी वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी, जो भी इनकम आएगी वो आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। फिर चलो क्या कह रहा है, मिस्टर अशोक वेंट टू मुंबई महाराष्ट्र, ये पर्सन कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का, जा कहाँ रहा है, महाराष्ट्र में जा रहा है, मीटिंग में जा रहा है, तो उसको वहां पे होटल लेना पड़ा। सेम केस हमने कल किसी केस स्टडी में करा है, तो वो भी आप लोग देखना, मैं फिर भी आपको एक बार फटाफट से क्लैरिटी देती हूँ सो दैट रिवाइज हो जाए आपका। क्या कह रहा है ये, महाराष्ट्र में उसने क्या करा, महाराष्ट्र में उसने ऑफिस एक होटल लिया, रूम लिया, जिसका उसको 1 लाख रुपए रेंट देना पड़ा, 1 लाख रुपए रेंट देना पड़ा। अब इसमें कंसेप्ट आता है प्लेस ऑफ सप्लाई का, ये बात मैंने आपसे कल भी डिस्कस की है कि इस केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी होटल वगैरह के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, जहां पे प्रॉपर्टी लोकेटेड है, जहां पे होटल वगैरह लोकेटेड है। अब जो सप्लायर है, सर्विस ऑफ सप्लायर है जो, वो कहाँ का है, होटल वाला तो मुंबई का है, वो भी महाराष्ट्र का है, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या बनेगी, महाराष्ट्र। प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र क्यों बनेगी, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है दैट इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये क्या लगाएगा बिल में, ये लगाएगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगाएगा। बट ये पर्सन कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का है, तो कंफ्लिक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरस्टेट हो गया यहाँ, तो इसको आईजीएसटी चाहिए, तो ये इसका आईटीसी नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि बिल में लगा है सीजीएसटी एसजीएसटी, इसको चाहिए आईजीएसटी। अगर इनकेस इसको करना ही है तो ये यहाँ पे क्या करेगा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन लेके तो फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा आईटीसी। अभी फिलहाल के लिए आपने इतना पढ़ना है, इसने लगाया है बिल में सीजीएसटी एसजीएसटी, क्यों लगाया है, क्योंकि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन रहा है महाराष्ट्र, बट ये रहता है वेस्ट बंगाल में, तो आईजीएसटी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो जिस स्टेट में कंजम्पशन हुई है विच इज महाराष्ट्र, वहां की स्टेट को टैक्स जाएगा, तो ये वहां पे अपने वेस्ट बंगाल में टैक्स का इनपुट नहीं ले पाएगा। रेट इन्होंने चेंज कर दिया है, 6, 6 और 12 कर दिए, अब तक हम 18 पढ़ते आ रहे थे। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चंस क्या कह रहा है। सबसे पहले आ जाओ, द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई के हमने पहले 2 पॉइंट देखे थे, विच शैल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी कितनों पे लगेगा,
1 से 8 तारीख पे नहीं लगेगा, 1 से 8 तारीख पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो लाइबल टू जीएसटी कब से हो रहा है? 9th ऑनवर्ड हो रहा है। ये शायद हमने निकाला भी है, अमाउंट कितना हो रहा है? ये हो रहा है, चाहे उसने रजिस्टर को सेल करी चाहे वो अनरजिस्टर्ड को, टैक्स तो उसको देना पड़ेगा। कितना आ रहा है? 98 लैक्स आ रहा है। आंसर हमारा क्या आ गया? 98 लैक्स आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन केस ऑफ द फैक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अब मैं आपको एक बात बताती हूं, मैंने आपको एक चीज बताई है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के केस में, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के केस में कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है? 9th। क्यों? क्योंकि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के केस में जिस दिन आपको ग्रांट हुआ है उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग वाले दिन तक आपको आईटीसी मिल जाएगा। इमीडिएटली प्रीसीडिंग वाले दिन तक आपको आईटीसी मिल जाएगा। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिस्टर अशोक कैन नॉट ऑप्ट टू पे इन द फाइनेंशियल ईयर अंडर द कंपोजिशन। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो कर सकता है ऑप्ट टू पे, है ना। उसके बाद क्या कह रहा है? गलत बोल रहा है ये। मिस्टर अशोक इज एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी और इनपुट 1 अप्रैल वाले 1 अप्रैल तक ले सकता है। 1 अप्रैल कब है? 1 अप्रैल कब आता? जब वो कंपल्सरी, मान लो उसकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 20 लाख से एक्सीड कर जाती, उसको वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा है, वो कौन सा रजिस्ट्रेशन ले रहा है? ड्यू टू द टर्नओवर एक्सीड करने की वजह से ले रहा है। तब ये 1 अप्रैल आंसर आता। तब कब से आता है? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे ऑन विच ही इज लाइबल टू पे जीएसटी। यहाँ पे वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का केस है, तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे ऑन द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑन द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो वहां से आईटीसी ले सकता है। तो ये वाली भी स्टेटमेंट होगी हमारी गलत, ये वाली भी स्टेटमेंट होगी हमारी गलत। चलो, मिस्टर अशोक लाइबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम वगैरह करन, नहीं, कुछ भी नहीं। अनरजिस्टर्ड से आरसीएम अभी अप्लाई नहीं है, क्योंकि वो कुछ स्पेसिफिक केस हैं, वो जो बिल्डर्स वाले केस हैं। ये भी हमारा गलत बोल रहा है वो। मिस्टर अशोक इज एंटाइटल्ड टू टेक द आईटीसी हेल्ड इन स्टॉक ऑन 8 अप्रैल 21। बिल्कुल आंसर सही है। ध्यान रखना, मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के केस में कब तक का वो आईटीसी ले सकता है? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट। कौन सी प्रीसीडिंग डेट होगी? ऑन द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर दूसरा केस होता तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे ऑन विच ही इज लायबल टू पे जीएसटी। लायबल वो फिर 2 अप्रैल से हो जाता, जिस दिन उसने करा था वो लायबल हुआ था, ऑन द डेट लायबल। यहाँ पे क्या बोलेंगे? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है तो वो डे बिफोर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो 8 अप्रैल वाला हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उसके बाद पहले 4th पॉइंट पे आ जाओ। 4th पॉइंट पे आ जाते हैं। 4th पॉइंट वो क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इनवर्ड सप्लाई, किसकी बात कर रहा है? इनवर्ड सप्लाई नॉट सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ आरसीएम। पहले तो इनवर्ड सप्लाई की बात कर रहा है, दूसरा वो बता रहा है ये देख के बताओ जिसपे वो आरसीएम पे नहीं करेगा। अगर आपको पता है आरसीएम किस पे करेगा, नहीं करने वाला ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। नहीं करने वाला ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा। वो आंसर में क्या पूछ रहा है? जिसमें आपको आरसीएम में पे नहीं करना है, जिसमें आपको आरसीएम में पे नहीं करना है। आओ देखते हैं फटाफट से। पहला पॉइंट तो क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट बोल रहा है शॉप रेंट पेड टू केएमसी। ऑब्वियस सी बात है, जब आप गवर्नमेंट अथॉरिटी से आप कोई चीज रेंट पे ले रहे हो एंड आप रजिस्टर्ड हो इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहे हो, तो आपको आरसीएम में टैक्स देना है, तो इस पे आरसीएम में टैक्स देना है। लीगल फीस पेड टू एडवोकेट, क्या इस पे आरसीएम में टैक्स देना है? नहीं देना है। क्यों? ये एक मिस्टेक का पॉइंट है। हमने क्या देखना है? भले ही आप रजिस्टर्ड हो बट इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में आपकी जो टर्नओवर है वो बेसिक वाली एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रही है बेसिक लिमिट से। फिर परचेज ऑफ स्टेशनरी आइटम्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, नहीं, अनरजिस्टर्ड पर्सन से अभी कुछ स्पेसिफिक चीजों में ही हमें आरसीएम देना है, नॉर्मल परचेज पे आरसीएम नहीं देना है। फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड टू मिस्टर गति, बिल्कुल देना है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है जो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो जीटीए है दैट इज नॉट लायबल अंडर द 12%, मतलब उसको आरसीएम में रिसिपिएंट को टैक्स देना है। आंसर में उसने क्या पूछा है? विच इज नॉट सब्जेक्ट टू आरसीएम। नॉट सब्जेक्ट टू आरसीएम हो गया बी और सी। सेकंड और थर्ड कहां पे है पॉइंट हम देख लेते हैं अपने आंसर में।
सेकंड और थर्ड है हमारा सी में, सी हो गया इसका हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अब आ जाओ थर्ड वाले पे, उसने क्या पूछा है ये बताओ आरसीएम में आपको कितना टैक्स देना है। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच मिस्टर अशोक इज लाइबल अंडर आरसीएम। आरसीएम में दो चीजों पे देना है, किस पे, शॉप रेंट पे एंड ट्रांसपोर्टेशन पे। शॉप रेंट और ट्रांसपोर्टेशन कितना है हम देख लेते हैं। शॉप रेंट कितना है 1.2, ट्रांसपोर्टेशन कितना है 1.5, इट विल बिकम 2.70, 2,70,000 आंसर में है ऑप्शन में, बिल्कुल 2,70,000 हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा, 2,70,000 हमारा आंसर आ जाएगा। चलो लास्ट एक हमारा बचा होगा फिफ्थ पॉइंट, कहाँ है देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट किस पॉइंट से रिलेट कर रहा है देखते हैं। चलो, वेदर आईटीसी इज अवेलेबल ऑन जीएसटी पेड बाय मिस्टर अशोक। जो मिस्टर अशोक ने जीएसटी पे किया है 1 लाख पे होटल का, क्या उस पे आईटीसी मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि कन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है और वो ऑटोमेटिकली सी और एस चार्ज कर रहा है, दूसरी स्टेट में आई लगना चाहिए था जीएसटी, तो यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। आई होप आपको समझ में आई होगी, कि स्टडी समझ में आई है तो शेयर इट विद फ्रेंड्स एज वेल, सो दैट सभी को इसका बेनिफिट मिले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट लेक्चर में विद द केस स्टडी नंबर 7। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।